3400 लोगों को लिटाया गया वहीं नहर के किनारे, के हाथ पांव बांध दिए गए और उनके गले को रेत कर उनकी हत्या कर दी। क्या वजह थी कि जब वो सिवान से सांसद थे तो एक वक्त उसे मिनी पाकिस्तान भी कहते थे? सिवान में एक सिंपल सा रूल था, एक तो वहां पे किसी भी पार्टी का ऑफिस नहीं खुल सकता था, किसी भी पार्टी का कोई झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकता था। शहाबुद्दीन के फोटोज लगे होते थे दुकानों में। 96 के चुनाव के बाद एक मुखिया की हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बूथ में शहाबुद्दीन को कम वोट मिले थे। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। डेटा है 1990 से 2004 का जो चुनाव जितने भी हुए बिहार में, 650 लोग मारे गए। ये सारी बातें जब मृत्युंजय जी मैं सुन रहा हूँ तो मुझे जो पाब्लो एस्कोबार की वेब सीरीज थी नार्कोज, उसकी याद आ रही है। राज्य के डीजीपी होते थे, उनको लालू जी मुंशी जी कहते थे। मुंशी जो थानों में अपने क्लर्क नहीं होता है, और पब्लिकली कहते थे क्या मुंशी जी क्या हाल है। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लालू जी के, मुकुंद प्रसाद, एंड दिस इज अगेन अ फैक्ट, मुकुंद प्रसाद पीकदान उठाते थे उनके लिए पान थूकने के लिए। कहीं से भी अगर रात में कोई एक हल्की सी भी लाइट दिख गई तो फिर वो जिम्मेदारी होती थी उस व्यक्ति की, वो उठकर हल्ला करेगा, पूरे गांव को जगाएगा और फिर सब भागेंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे। जिसके पास जो हथियार है वो लेके निकलेंगे, सब अपनी अपनी छतों पर आएंगे। बाकी महिलाएं बच्चे छिप जाएंगे, धान की कोठरी में छिप जाएंगे, छतों पर छिप जाएंगे और जितने भी मर्द हैं वो बंदूक लेके अपने अपने घर की छतों पर तैयार हो जाएंगे। राजपूतों की सनलाइट सेना थी, यादवों की लोरिक सेना थी, कुर्मियों की भूमि सेना थी, सबकी अपनी अपनी सेनाएं थी। उन्होंने भाषण दिया कि ये जो भूमिहार जाति के लोग हैं ये हमारी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी करवाते हैं, तो जब तक हम इनकी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी नहीं करवाएंगे तब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। उनके जो समर्थक थे वो कहते थे कि अरे लालू का चेला जो है शहाबुद्दीन, उसको आज तक तो पुलिस हाथ ही नहीं लगा पाया। शहाबुद्दीन पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार देता है और ये पुलिस वाला लोग लालू को छू लेगा। दूसरे स्टेट में जाकर वो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जलील हो रहा है, तो क्या वहाँ के नेता की खुद की गैरत उसे ललकारती नहीं है कि आखिर अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपना वक्त निकालने के लिए, उसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ ये देना चाहता हूं कि हम सभी ने कह सकते हैं कि 90 के दशक में उसके बाद अक्सर ये किस्से सुने थे कि बिहार में एक वक्त जंगल राज था। कुछ छोटी मोटी घटनाओं के जरिए बात हम तक पहुँचती थी। लेकिन पिछले साल एक ऐसी किताब आई जिसे मृत्युंजय जी ने लिखा, जिसके जरिए उस जंगल राज की हकीकत या यूं कहें कि उसकी बारीकियां लोगों तक पहुँच पाई। और आज इसी मामले पर बात करने के लिए, उन्हीं किस्सों को समझने के लिए, उस वक्त के बिहार को समझने के लिए हमने खास तौर पर मृत्युंजय जी से रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आखिर उस वक्त का बिहार था कैसे। तो मृत्युंजय जी पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, आपने किताब लिखी और मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 1-1.25 साल हुआ इस किताब को, लेकिन इसकी इतनी चर्चा भी बहुत कम किताबों को नसीब में होती है वो चर्चा। तो पहले तो उसके लिए आपकी मेहनत को सलाम। थैंक यू। तो सबसे पहले मृत्युंजय भाई मुझे ये बताइए कि क्या मोटिवेशन था इस किताब को लिखने का? 2 रीज़न है। पहले तो ये कि जो चीज़ टुकड़ों में लोगों के पास है तो आदमी को लगता है यार मैं क्या उसमें नया ऐड कर पाऊंगा। और दूसरा ये कि जब आप इतने कह सकते हैं कि एक डार्क ट्रुथ के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो ताकतवर भी रहे हैं और निर्मम भी रहे हैं, तो एक डर ये भी रहता है कि कहीं वो लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं वो मुझे प्रेम पत्र ना भेजने लगे। तो पहले तो ये बताइए कि आपने ऐसे लोगों के खिलाफ लिखा है, प्रेम पत्र भी मिले आपको? मिला है प्रेम पत्र अभी जस्ट कुछ ही हफ्ते पहले एक लीगल नोटिस आया है मुझे। ओके। तो साधु यादव जो एक पात्र हैं उस किताब में और जिनकी कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है। तो ऑफ कोर्स हम लीगली उसको परस्यू करेंगे। और उनका कहना था कि माफी मांगी जाए और कि कंटेंट जितना भी है सब जगहों से हटवाया जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैंने बहुत पब्लिकली उसको डाल के ये लिख दिया है, संदेश पहुंचा दिया है कि माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, ये कंटेंट हटाया भी नहीं जाएगा और ज्यादा चर्चा की जाएगी। जो घटनाएं अभी तक चर्चित नहीं उसको भी चर्चा में लाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल। रिस्क ये है कि अगर इस केस पर चर्चा हुई तो उन मामलों पर फिर से चर्चा होगी, है ना? होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी से सवाल मेरा पहले निकलता है कि जब आपने किताब को लेकर रिसर्च करना शुरू किया तो कौन सी चीजें आपके सामने भी पहली बार आई और उसने आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया कि यार ऐसे कैसे हो सकता था? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं बिहार में जो एकदम एक्सट्रीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में जिस प्रकार के नरसंहार हुए पूरे 90 के दशक में, आप देखेंगे करीब 59 मैसेकर्स हुए। और जब हम मैसेकर बोलते हैं तो मैसेकर मतलब 1-2 हत्याएं नहीं होती या 2-3-4 हत्याएं नहीं होती। मैसेकर मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड हत्या जिसमें 8-10 लोग कम से कम
कम से कम मैं बोल रहा हूं, और एवरेज के तौर पर एक गांव के जितने भी पुरुष हैं सब मार दिए जाए। और ये जातीय संघर्ष था, और ये पूरा जातीय संघर्ष था। तो इस प्रकार के नरसंहार जैसे बचपन में मैंने इनफैक्ट बहुत क्लोजली देखा इस सेंस में कि जब मैं अपने गांव जाता था और गर्मी की छुट्टियों में, और एक प्रकार से दहशत होता था पूरे गांव में, लेट 90s की मैं बात कर रहा हूं, और पूरा गांव हमेशा चौकन्ना होता था कि किसी भी रात पे अटैक हो सकता है। तो गांव की छतों पर लोग ड्यूटी बंदी होती थी कि हर घर से एक एक व्यक्ति गांव की छत पर सोएगा, और उसमें से कुछ लोग जागकर पहरा देंगे, और पहरा देकर ये देखते रहेंगे कि कहीं से भी कोई लाइट तो नहीं आ रही है, क्योंकि बिजली नहीं होती थी पूरे बिहार में, कहीं बिजली नहीं होती थी, गांव तो खैर छोड़ ही दीजिए आप। तो अगर कहीं से कोई लाइट आ रही है इसकी मतलब कि गाड़ी आ रही है, और गाड़ी आ रही है इसका मतलब कि नक्सलाइट्स आ रहे हैं। तो कहीं से भी अगर रात में कोई एक हल्की सी भी लाइट दिख गई तो फिर वो जिम्मेदारी होती थी उस व्यक्ति की, वो उठकर हल्ला करेगा, पूरे गांव को जगाएगा, और फिर सब भागेंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे, जिसके पास जो हथियार है वो लेके निकलेंगे, सब अपनी अपनी छतों पर आएंगे, बाकी महिलाएं बच्चे छिप जाएंगे, वो धान की कोठरी में छिप जाएंगे, छतों पर छिप जाएंगे, और जितने भी मर्द हैं वो बंदूक लेके अपनी अपने घर की छतों पर तैयार हो जाएंगे कि अब सामना करना है। तो ये मंजर मैंने देखा है। जो मेरा ननिहाल है वहां पे, उस गांव पे एक्चुअली अटैक हुआ, और एक बार नहीं 4 बार अटैक हुआ एक गांव पे। छोटा सा गांव है, 20 घर हैं उसमें, और अब तो ठीक है वहां सड़कें बन गई हैं। पहले उस गांव में जाने के लिए आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था खेतों की आरियों पे, और बरसात होती थी तो ये आपको पैंट ऊपर करके कीचड़ से पूरे क्योंकि खेत में कीचड़ हो जाते हैं बारिश में जब धान का सीजन होता है, तो इतने कीचड़ में आपको 4-5 किलोमीटर पैदल चल के उस गांव तक पहुंचना पड़ता था। इतना दुर्गम गांव, और उस गांव पे 4 बार अटैक हुआ। लेकिन उस गांव के लोग खुद को खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि जब भी अटैक हुआ तो वही जो पहरेदार थे उनको दिख गया, उन्होंने शोर कर दिया, लोग छतों पे आ गए, और सब तैयार हुए, तो दोनों ओर से फायरिंग हुई। और एक बार लोग जग जाते हैं, अगर फायरिंग शुरू हो गई तो ठीक है, बस टारगेट ये होता है कि रात भर किसी प्रकार से उनको गांव की परिधि पे रोक देना है, क्योंकि सुबह होने लगेगी तो खुद ब खुद भाग जाएंगे। तो रात भर रोक दिया गया। इसको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, जो जातीय संघर्ष था, जो लोग बिहार के बाहर के अगर नहीं जानते, मूलतः किन किन जातियों के बीच में था, और ये क्यों ये नौबत आ गई, या मन के अंदर इतना गुस्सा या जहर क्यों था कि सिर्फ जाति के आधार पर एक जाति दूसरे को मार रही है? बहुत अच्छा सवाल आपका। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब हम आजाद हुए, जाति हर जगह है देश में, हमारे देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं हमारे देश का जो बोल सकता है कि हमारे यहाँ जाति नहीं है। बिल्कुल। और जाति बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर जगह है। अंबेडकर हुए तो महाराष्ट्र से हुए, वो कोई बिहार से नहीं आए, यूपी से नहीं आए। पेरियार थे तो तमिलनाडु में थे, वो कोई बिहार यूपी में नहीं। तो हर जगह जाति है और डिस्क्रिमिनेशन। बिहार में भी जो सोसाइटी है, आज भी मैं बोलता हूँ जाति है, डिस्क्रिमिनेशन है ना। आज भी दलित जातियां हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जाति के नाम पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। लेकिन बिहार वो पहला राज्य था, ये भी, और थोड़ा सा ये आयरनी है, बिहार वो पहला राज्य था जिसने आज़ादी के बाद जमींदारी को एबॉलिश किया। 1950 में पहला राज्य था। उसने कहा कि हम लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि लैंड सबसे बड़ा रीजन है इनइक्वालिटी का। कि आप देखेंगे एक जनरली जैसे जैसे जाति का जो लेवल्स है, ओबीसी से आप एससीज की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो लैंड होल्डिंग भी वैसे से कम होती जाती है। तो जितना ज्यादा जाति कोई नीचे है एक तरह से, या प्रताड़ित है, या उस क्रम में सबसे नीचे, उसके पास जमीन भी सबसे कम होती है। तो बिहार ने कहा कि हम, और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिम्मेदारी उन्मूलन किया गया। तो उसको बहुत सारे लोगों ने, जिसके पास ज्यादा जमीन थी, उन्होंने अलग अलग तरीकों से जमीन को अपने पास रखने के तरीके बताए। बेनामी जमीन हो गया, उसको मंदिर के नाम पे डोनेट कर दिया, स्कूल के नाम पे डोनेट कर दिया। फिर लैंड सीलिंग एक्ट आया कि कितना लैंड आप होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें हुआ कि अगर प्लेन एरियाज है तो 50 एकड़, हिली एरियाज, प्लेन एरियाज है तो 30 एकड़, हिली एरियाज है तो 50 एकड़, ऐसे उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। बिहार वो जमीन थी जहां पे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि स्टेट नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको बल से, इसको स्वेच्छा से लोग जमीन दान करने लगेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो उन्होंने भूदान आंदोलन वहां पे चलाया। जयप्रकाश नारायण ने उसमें ये दिया। तो सोचिए अब जितना भी सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का मूवमेंट है वहीं चला, वहीं से हुआ। राइट। स्वामी सहजानंद सरस्वती वहीं से हुए, जिन्होंने सबसे बड़ा किसान आंदोलन देश का चलाया।
लेकिन फिर भी आयरनी ये है कि प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुआ। आप देखते हैं जो भूदान आंदोलन में भी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुए उसमें बहुत सारे लगे कि जिसके पास भी जो सबसे बेकार ज़मीनें थी उन्होंने दान में दे दी, जिसको ऑलरेडी खेती नहीं कर रहे थे, जिसपे लैंड सीलिंग, जिम्मेदारी उन्मूलन के बाद भी लोगों के पास जो ज़मीनें थी उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको रखा। तो इस कारण से क्या हुआ, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो रहा, और जो हालत में सुधार आनी चाहिए थी दलितों की या वैसे कास्ट की जो सबसे निचले पायदान पे थे वो नहीं हुआ। और 1960 के दशक में आप देखेंगे एक प्रकार से मूवमेंट शुरू हुआ, लोहिया का मूवमेंट शुरू हुआ, लोहियावादी मूवमेंट, और ओबीसीज ने अपना राइट्स असर्ट करना स्टार्ट किया, कि हमारी इतनी संख्या है, हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और 1967 में आप देखेंगे पहली बार बिहार में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है और एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनता है। और वहां से मुझे लगता है कि जो ओबीसी असर्शन था वो थोड़ा बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे जब ये ओबीसी असर्शन बढ़ने लगा तो हर क्षेत्र में बढ़ने लगा, पॉलिटिकल, सोशल, ये धीरे धीरे जब बढ़ते गया, साथ साथ दलित भी कुछ कुछ उनके साथ जुड़ते गए जो दलित कास्ट। 1990 आते आते ये जो ओबीसी असर्शन था ये इस लेवल में पहुंच गया कि इन्होंने कहा कि अब हमें वो सारे हक चाहिए जिनसे अब तक हमको वंचित रखा गया है। और तब तक आप देखेंगे मोस्टली जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, और खासकर कांग्रेस के 80 से 90 में आप देखेंगे कांग्रेस के 5 चीफ मिनिस्टर्स रहे, 5 अपर कास्ट से थे। आखिरी जगन्नाथ मिश्र थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपना हक चाहिए, और 1990 में लालू आगे बन गए चीफ मिनिस्टर। अब इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। जैसे आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर भी पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, वो ईबीसी से आते थे, नाई कास्ट से आते थे, लेकिन उनका जो अप्रोच था वो थोड़ा कंसीलिएटरी था। उन्होंने 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया कि रिजर्वेशंस मिलने चाहिए ओबीसी कास्ट को। तब कितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहा होगा आप सोचिए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाया, सबको बुलाया, समझाया क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सुन ली, इसकी भी थोड़ी सुन ली। इसलिए कभी समाज में वो दरार उत्पन्न नहीं हुआ। विरोध बहुत हुआ उस समय भी, लेकिन दरार उत्पन्न नहीं हुआ। 90 में क्या हुआ, जब लालू चीफ मिनिस्टर बने और उसके साथ एक दो घटनाएं और हुई। उसी समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसी समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, और इसको उन्होंने बहुत एक तरह से पॉलिटिकली भुनाया। मंडल कमीशन रिपोर्ट तो पूरे देश में लागू हुई, कोई एक स्टेट में तो लागू नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन लालू ने इस तरह से दिखाया कि जैसे ये बिहार में ही लागू हो रहा है और मैं ही लागू कर रहा हूं, राइट। और जिस प्रकार के भाषण दिए गए उससे वो जो खाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, दरार एग्जिस्ट करती थी बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट के बीच, वो खाई बन गई। और उन्होंने खुलेआम भाषणों में कहा, जैसे लालू के स्टेटमेंट्स है कि अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है, जितने भी ऊंची जातियों के घर है उससे ऊंचा घर बनाओ, है ना। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स, भूरा बाल साफ करो, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए गए कि वो जो दरार थी वो खाई में तब्दील हो गई। साथ ही साथ एक पैरेलल मूवमेंट जो चल रहा था वो था नक्सलाइट मूवमेंट, जो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी से 1967 में, धीरे धीरे 70 के दशक में बिहार में आया। और बिहार में जो दलितों के इश्यूज थे सबसे ज्यादा वो थे कि खेत में जो काम कर रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है ढंग से, उनकी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको स्कूल जाने का अधिकार, कुएं से पानी निकालने का अधिकार, ये सब नहीं है। तो वो जो नक्सलाइट फैक्शंस थे उनने उसके लिए आवाज उठाई और बहुत उनको सपोर्ट मिला। तो 90 आते आते ये भी स्ट्रांग हो गए जो नक्सलाइट मूवमेंट था। और नक्सलाइट में 2-3 फैक्शंस थे, आप देखेंगे, एक एमसीसी था, एक माले लिबरेशन था और एक पार्टी यूनिटी था। जनरली जो है नक्सलाइट मूवमेंट आप देखेंगे वो क्लास बेस्ड मूवमेंट है, देश के सारे कोनों में। बिल्कुल। वो बंगाल में कोई जाति का नहीं मूवमेंट है, छत्तीसगढ़ में कोई जाति का नहीं मूवमेंट है, तेलंगाना में कोई जाति का मूवमेंट नहीं। वो बोलते हैं कि हैव्स वर्सेस हैव नॉट है। बिल्कुल। अमीर बनाम गरीब। लेकिन बिहार में ये नहीं रहा। बिहार में स्टार्ट तो वैसे ही हुआ कि हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स है, मगर आप धीरे धीरे देखेंगे वो जाति में तब्दील हो गए। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि एमसीसी की अगर बात करते हैं तो एमसीसी क्या था कि गरीबों की, मजदूरों के हक की बात करेंगे। लेकिन अब फाइनली देखेंगे तो उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था और उसकी जो पूरी लीडरशिप थी वो एक कास्ट से आने लगी, यादव्स की। जो पार्टी यूनिटी थी पूरी कुर्मियों से का दबदबा उस पर हो गया। जो लिबरेशन था उस पर दलित कास्ट का पूरा दबदबा हो गया। और एसेंशियली ये जो क्लास बेस्ड मूवमेंट होना चाहिए तो कास्ट बेस्ड मूवमेंट हो गया। और इसी का सबसे पहले भी नरसंहार हुए हैं बिहार में। आप देखेंगे 77 में बेलची में नरसंहार हुआ, कुर्मियों ने बगल के गांव में दलितों की हत्या कर दी थी।
आप 86-87 में देखेंगे एक दलीलचक भगौरा में हुआ, औरंगाबाद में करीब 42 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन 92 मुझे लगता है वो पॉइंट है जहां से जब वो शुरू हुआ सिलसिला, उसके बाद एक सीरीज ऑफ नरसंहार हुए, 59 नरसंहार, 59। वो एक या दो पे नहीं रुका। और 92 में वो जो 12 से शुरू हुआ, और फिर उसके रेजिस्टेंस में फिर अगड़ी जातियों ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई। जितनी अगड़ी जातियां सबकी अपनी अपनी सेना। एक समय पे बिहार में 14 सेनाएं थी, कास्ट आर्मीज। उसमें भूमिहारों की पहले एक SLF करके आई, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, फिर एक ब्रह्मर्षि सेना आई, सब कुछ दिनों में खत्म हो गई। फिर फाइनली रणवीर सेना आई, जो बहुत दिनों तक चली और बहुत ज्यादा ही सशक्त हो गई। एक समय उसके पास, बिहार में रणवीर सेना का कहना था कि मेरे पास 17,000 आर्म्स है मेरे डिस्पोजल पे। और इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा था? उस जाति के सारे लोग। लेकिन हथियार कहाँ से मिल रहे थे उनको? हथियार मिलना कौन सी भारी बात है इस देश में। और क्या पॉलिटिकल बैकिंग भी थी उनको? बिल्कुल थी। ये जितने भी आर्मीज या कास्ट आर्मीज या MCC, लिबरेशन पार्टी, यूनिटी आप देखेंगे, सबको अपनी अपनी जातियों की बैकिंग थी, उनके लीडर्स की बैकिंग थी। उनके पास फंड्स आते थे, उससे वो हथियार खरीदते थे, दूसरी जाति के लोगों को मारते थे। राजपूतों की सनलाइट सेना थी, यादवों की लोरिक सेना थी, कुर्मियों की भूमि सेना थी, सबके अपनी अपनी सेनाएं थी। मतलब आप मृत्युंजय जी, आप बोल रहे हैं तो मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आज जब हम यूं ही कह देते हैं कि अरे ये तो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, ये जाति के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं तो ऐसा है कि इस तरह की राजनीति हुई जिसमें जो आपका वोट बैंक नहीं है, आपको लगा इसको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और आपने जातियों की सेनाएं बनाई और उसको मारने तक के लिए आप तैयार हुए। मतलब ये तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, इन बहुत सारे जो सेनाएं थी, इसमें प्रॉपर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिशियंस का। मैं नाम लेके बता रहा हूं, सुरेंद्र यादव MP हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुरेंद्र यादव उस समय विधायक हुआ करते थे 90 के दशक में। बेलागंज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहानाबाद के जो लोकसभा है उसके अंतर्गत आती है। 1992 में 12 में नरसंहार हुआ। 12 में नरसंहार हुआ, उसके पहले एक SLF करके ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भूमिहारों की ऑर्गेनाइजेशन थी, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट। ठीक है। उसके लीडर थे रामाधार सिंह। रामाधार सिंह ने 12 के पास के गांव में कुछ दलितों की हत्या की। मीन और बरासिम्हा 2 गांव थे। जब ये हत्याएं हुई तो सुरेंद्र यादव, तो उसके ऊपर पुलिस ने जो भी एक्शन लिया नहीं लिया, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि दलितों की जो हत्या हुई है इसके खिलाफ जो पुलिस है, जबकि सरकार उनकी थी, उन्होंने कहा कि पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए वो ले नहीं रही है। और उन्होंने कहा कि एक सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो DM SP है दोनों बेकार है, ये मदद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सबसे आसान तरीका क्या है DM और SP को यहां से हटाने का। लालू जी ने एक रूल बना रखा है कि जहां भी नरसंहार होगा तो DM SP का ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर कोई नरसंहार हो जाए तो DM SP का ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले उस पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर उन्होंने भाषण दिए, और वो भाषण मैंने इनफैक्ट बुक में कोट किया। उन्होंने भाषण दिया कि ये जो भूमिहार जाति के लोग हैं, ये हमारी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी करवाते हैं, तो जब तक हम इनकी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी नहीं करवाएंगे तब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। तो हमें अपना हक के लिए इनकी महिलाओं से अपने खेतों में मजदूरी करवानी पड़ेगी। उन्होंने घूम घूम कर ऐसे ऐसे भाषण दिए और उसकी रिकॉर्डिंग की उसमें कैसेट में, और उसके फिर कैसेट बंटवाए गए गांव में, आसपास के गांव में, ताकि वो एक प्रकार से वो विद्वेष पैदा हो, क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं उस वक्त। था नहीं। और जिस दिन 12 का नरसंहार हुआ फरवरी 1992 में, उसके पिछले दिन ये कहा गया कि ये जो रामाधार सिंह है ये आज रात को 12 में रुकेगा, आज वहीं ठहरने वाला है। ये मिस इन्फॉर्मेशन पूरे क्षेत्र में फैला दी गई, और MCC के जो पूरे कैडर थे उनको एक्टिवेट कर दिया कि आज रात को रामाधार सिंह 12 में है, तो उसको मारने के लिए उस गांव को आज घेरना है। और रात में उस गांव को घेरा गया। MCC के करीब 500 लोग ने उस गांव को घेरा। वो पुलिस की वर्दी में आए, उन्होंने दरवाजे खटखटाए और कहा कि हम तो सिर्फ रामाधार सिंह को ढूंढने के लिए आए हैं, दरवाजा खोल दो, किसी को कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए। हर एक घर से जो भी पुरुष थे उनको एक एक करके बाहर निकाला गया, सबके हाथ बांध दिए गए, और सबको फिर एक जगह जमा करके गांव के पास एक, उधर गांव में नहर होती है, छोटी छोटी नहर होती है, ठीक है, नहर के पास ले जाया गया। करीब 40 लोग थे, 40 पुरुष। सबसे फिर कहा गया अपनी अपनी जाति बताओ। तो ज्यादातर भूमिहार
गांव ही था, तो सब भूमिहार थे। उसमें 2-3 दलित थे, उन्होंने कहा कि हम इन कास्ट से आते हैं, उनको जाने दिया गया। 2-3 लोगों ने कह दिया कि हम ब्राह्मण हैं, तो उनको भी छोड़ दिया गया। और इन 3400 लोगों को लिटाया गया वहीं नहर के किनारे, उनके हाथ पांव बांध दिए गए और उनके गले को रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। और रामाधार सिंह उस गांव में नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ एक झूठ फैलाया गया, क्योंकि उसको उस गांव में नरसंहार करवाना था, वो सिर्फ झूठ फैलाया गया। तो मृत्युंजय जी, आप जब ये सारी बातें बता रहे हैं तो एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आ रही है, बताइए कितनी ठीक है कि कश्मीर में 90 के दशक में जो हुआ उसकी तो इतनी चर्चा है। वहाँ पर भी क्या वो लोगों को धर्म के नाम पर मारा गया और फिर वहाँ से लोगों में दहशत हुई, वहाँ से भागे। यहाँ भी तो ये चीज़ हो रही है कि यहाँ जाति के नाम पर मारा जा रहा है और इसी दहशत में बिहार से पलायन भी हुआ। तो क्या वजह है कि हम कश्मीर में हिंदुओं के पलायन की बात तो करते हैं उस दहशतगर्दी के चलते, लेकिन इसी जातीय हिंसा की वजह से जो पलायन हुआ, ये इतने बड़े बड़े कांड भी हुए। अगर कश्मीर में चीटे सिंहपुरा में सिखों को मारा गया तो उसकी आज भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन अगर बिहार में इतने नरसंहार हुए और आपने कहा 34 लोग मारे गए, तो मुझे नहीं लगता कि इन हत्याकांडों की, नरसंहारों की इतनी बात होती है। क्या आप सहमत है इस चीज से कि दोनों में बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा क्यों नहीं हुई? मैं बहुत सहमत हूँ और ये भी मानता हूँ, इनफैक्ट मैं कश्मीर के दर्द को कोई कम नहीं करना चाहता। हाँ। मैं मानता हूँ कश्मीर में तो जिसने किया, कहते हैं कम से कम वहां के लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बाहर से ज्यादा वो मिलिटेंट्स या क्रॉस द बॉर्डर लोग आए और उन्होंने भी एक तरह से रोल अपनाया। तो कम से कम मन में एक शांति है कि अरे यार वो तो पाकिस्तानी थे या बाहर वाले लोग थे जिनके द्वारा एक प्रकार से प्रायोजित था ये। बिल्कुल। यहाँ पे तो अपने घर के ही लोग थे, यहाँ तो कोई बाहर से भी नहीं आया था, यहाँ तो बगल गांव के लोग थे। और दूसरा, वहां पे जो हुआ उसकी जितनी चर्चा हुई और होनी चाहिए, मुझे लगता है कश्मीर में और चर्चा होनी चाहिए। उस वहां के भी लोगों का दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द अभी तक मुझे लगता है इधर कुछ वर्षों में ज्यादा बयान किया गया है और मुझे खुशी है कि वो बयान हो रही है और होना चाहिए। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बिहार के इस दर्द को तो कोई जानता ही नहीं है। इनफैक्ट बुक लिखने का मेरा पहला रीजन यही था कि जैसे आप बोल रहे, किसी को पता नहीं है कि इस प्रकार के नरसंहार बिहार में हुए। बिल्कुल। एक एक बार में 60-60 लोग मारे गए, पूरे का पूरे गांव साफ हो जाते थे, जितने होते थे उस गांव के, और बाकी लोग गांव के भाग जाते थे फिर उस गांव से। उनको